हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है। एक तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन करना है एंड उसके बाद फिर कंसेप्ट समझने हैं। तो सर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बताया था थोड़ा सा। आज का एक क्वेश्चन करते हैं तो एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। एंड आज ही की क्लास के अंदर मास्टर बजट के बारे में भी देख लेंगे क्या कहता है। पहले एक क्वेश्चन पहले फ्लेक्सिबल बजट का कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार आता भी है। सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग डाटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट। कह रहा है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ और ओवरहेड एक्सपेंस भी आपको, ओवरहेड रेट भी आपको निकालना है। 70%, 80%, 90%, 70, 80, 90 के बेसिस पर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। सबसे पहले आपको दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड, आपको दे रखा है सेमी वेरिएबल, आपको दे रखा है फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है और नीचे आपको दे रखा है टोटल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर आपको ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। देखो, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर निकाल लेंगे सर, ओवरहेड चैप्टर हम पढ़कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया भाई 70%, ये हो गया भाई 80% एंड 90%। 70%, 80%, 90%। हमें डाटा 80% का दिया हुआ है, तो उससे हमें 90% और 70% का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ वेरिएबल ओवरहेड के अंदर। तो वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखे हैं इनडायरेक्ट लेबर और स्टेयर इंक्लूडिंग स्पेयर। वेरिएबल ओवरहेड, अब आपको पता है जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो प्रोडक्शन या कैपेसिटी के बेसिस पर चेंज होते हैं। सर अभी आपको 80% कैपेसिटी के अनुसार दे रखा है 12,000 और 4,000, जो कि इनडायरेक्ट लेबर और स्टोर है। इनडायरेक्ट लेबर, स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर। ये आ गया 12,000 और 4,000 जो 80% कैपेसिटी के अनुसार है। 12,000, 4,000। अब सर अगर 12,000 80 पर है तो 70 पे कितना। तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, ये आ जाएगा 10,500। क्या कहते हो। और अगर 4,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 70 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,500। इसी तरीके से 12,000 को 80 से डिवाइड करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 13,500। तो हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हम चेंज कर रहे हैं। 4,000 अगर 80 पे है तो 4,000 को 80 से डिवाइड कर दो, एक के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो, 4,500 रुपये आ जाएगा, 4,500। तो ये हो गया सर आपके पास वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे कॉलम सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड में क्या होता है कि आपके पास कुछ पार्ट तो वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है। अब जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो तो कैपेसिटी के अनुसार चेंज नहीं होगा, पर सेमी वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको कैपेसिटी के अनुसार चेंज करना है। बस सेमी वेरिएबल में इतना ही है कि जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो फिक्स रहेगा, पर जो वेरिएबल वाला पार्ट है सेमी सेमी वेरिएबल के अंदर वो चेंज हो जाएगा। तो क्या रहा है जी, पावर और रिपेयर है, पावर है और रिपेयर है।
सर इसमें कह रहा है जो पावर है 30% वो फिक्स्ड है एंड 70% वेरिएबल है। पावर जो 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। तो एक काम करता हूँ, पावर के दो कॉलम बना लेता हूँ, फिक्स्ड और वेरिएबल। पावर का एक हेड बना लो, इसमें बना लो फिक्स्ड, इसमें बना लो वेरिएबल। फिर रिपेयर के भी दो हेड बना लो, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। अगर देखेंगे 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है, तो ये 30% है, ये 70% है, यहाँ पर 60% है और ये 40% है। तो अब एक काम करता हूँ, मुझे डाटा क्या दे रखा है, ये देखो 20,000 पे दे रखा है। 20,000 का 30% क्या होगा, फिक्स्ड। तो 20,000 का 30% हो गया फिक्स्ड, 6,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 6,000 रुपये। 20,000 का 30% फिक्स्ड है। और सर 70% 20,000 का 14,000 ये वेरिएबल है। ठीक है। अब देखिए जो आइटम फिक्स्ड है वो तो हर लेवल पर फिक्स्ड रहने वाला है, यहाँ पर भी फिक्स्ड होगा, यहाँ पर भी फिक्स्ड होगा। पर जो वेरिएबल है उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। बस यही होता है सेमी वेरिएबल के अंदर। 14,000 डिवाइडेड बाई 80% मल्टीप्लाई बाई 90, तो यह 15,750 आ गया। और 14,000 अगर 80 के बराबर है तो 70 के बराबर कितना, 80 से डिवाइड 70 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 12,250। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। बस सेमी वेरिएबल में ये करते हैं। इसी तरीके से रिपेयर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2,000 पे, जिसमें 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। तो रिपेयर 2,000 का 60% निकालोगे तो 1,200 रुपये फिक्स्ड हो गया और 800 रुपये वेरिएबल हो गया। जो फिक्स्ड है वो हर लेवल पे फिक्स्ड होगा और जो वेरिएबल है वो चेंज करेंगे। 80 डिवाइड बाई 8, 80, ये आ गया 700 और ये आ गया 900। ठीक है भाई, ये हो गया जी सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के बाद अब आ जाएगा सर आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स के बारे में कह रहा है डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस सैलरी, लिख दो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस सैलरीज। सर कितना है, 11,000, 3,000, 10,000। 11,000, 3,000, 10,000। भाई ये 11, 3, 10 हर जगह ये ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी के चेंज होने से या वॉल्यूम के बढ़ने घटने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। टोटल कर देंगे, ये आ गया जी टोटल ओवरहेड। जोड़ना 10,500, 3,500, 6,000, 12,250, 1,200, 700, 11,000, 3,000 और 10,000। एक बार आप भी कर लेना, 58,150 आपका टोटल आ गया। 12,000, 4,000, 6,000, 14,000, 1,200, 800, 11,000, 3,000, 10,000। यहाँ आ गया 62,000, ये तो आपको पहले से दे रखा था। 13,500, 4,500, 6,000, 15,750, 1,200, 900, 11,000, 3,000 एंड 10,000। ये आ गया 65,850। ये तो आ गया दोस्त टोटल ओवरहेड। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें डिवाइड करने हैं। टोटल ओवरहेड आ गया, एंड आपको क्या करोगे, यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। तो एस्टिमेट लेबर आर भी आपको दे रखा है, 1,24,000 घंटे काम करते हैं। क्या हो रहा है भाई, 1,24,000 घंटे काम कर रहे हैं। अब लेबर आर को भी कन्वर्ट कर लो। लेबर आर भी दे रखा है सर, डायरेक्ट लेबर आर। अगर आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लेबर आर से डिवाइड करना होगा। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर आर दे रखा है वो दे रखा है 1,24,000 रुपये 80% कैपेसिटी पर। तो अगर 80% कैपेसिटी पे 1,24,000 है तो 80 से डिवाइड 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा 1,08,500। और इधर
90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,39,500, 1,39,500। अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो सर, आपका क्या आ जाएगा, ओवरहेड रिकवरी रेट भी आ जाएगा। तो 58,150 रुपीज़ की ओवरहेड कॉस्ट आती है 1,08,500 घंटे काम करने पे। तो इधर आ गया 0.5359 रुपये का ओवरहेड रेट पर आवर। 1,24,000 डिवाइड बाई 62,000, यहाँ आ जाएगा 2 रुपये। ओहो नहीं नहीं, 62,000 डिवाइड बाई 1,24,000, गलत कर दिया, 0.5 आएगा, 0.5। और यहाँ पर 65,850 डिवाइड बाई 1,39,500, यह आ गया 0.4720। एंड ये आपका ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया सर। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो ये होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल बजट। उसमें ये होता है वेरिएबल तो चेंज होते हैं, सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स्ड वाला सेम रहता है, वेरिएबल वाला चेंज करते हैं, और फिक्स तो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हमने अपना ओवरहेड रिकवरी रेट मतलब फ्लेक्सिबल बजट हमने सीख लिया है। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है मास्टर बजट। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या आता है, मास्टर बजट। अकॉर्डिंग टू सीमा लंडन, इट इज अ समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग इट्स component functional budget which is finally approved or adopt and employed। कहता है मास्टर बजट और कुछ नहीं है, एक समरी बजट होता है जिसमें सारे फंक्शनल बजट का डाटा होता है। जितने भी फंक्शनल बजट की लिस्ट लिखवाई थी उसका डाटा होगा। When all the necessary budget have been prepared, जब आप सारे नेसेसरी बजट बना दोगे, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, है ना, आपके पास सेल बजट, जितने भी नेसेसरी बजट आप बनाते हो, द बजट ऑफिसर जो होता है विल प्रिपेयर अ मास्टर बजट विच में कंसिस्ट ऑफ बजट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बजट बैलेंस शीट। तो फिर एक मास्टर बजट बनाया जाता है बजट ऑफिसर द्वारा, जो हमें बजट प्रॉफिट एंड लॉस और बजट बैलेंस शीट बनाते हैं, जिनके इन सभी बजट को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर बजट बनाया जाता है। इन सिंपल वर्ड, मास्टर बजट और कुछ नहीं है, फंक्शनल बजट जितने भी होता है उसका एक समरी होता है मास्टर बजट। क्या होता है दोस्त, समरी होता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि आप पहले फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, जो सेल बजट है वहां से डाटा लेके यहाँ सेल वैल्यू डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर देखेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब बजट बनाकर आप इसका वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, देखो सेल ईयर ही, इसमें लेस मत करो, अभी इसको हटा दो लेस, इन सबको जोड़ो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे में वेरिएबल और फिक्स्ड यहाँ पर जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सुन लो ध्यान से, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करना है आपको, जो ऊपर सेल थी ना, सेल, जो ऊपर सेल थी ना, सेल, उस सेल में से आपको वर्क कॉस्ट मतलब ये वाली कॉस्ट माइनस करनी है, जो निकल कर आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा। मतलब सेल में से आप वर्क कॉस्ट माइनस करोगे। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट चाहिए, प्राइम में फैक्ट्री ओवर जोड़ूंगा तब जाकर फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो सेल में से वर्क कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग के खर्चे और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे माइनस कर देना तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। तो मास्टर बजट में आपको क्या बताता है, प्रॉफिट बताता है। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई मास्टर बजट बनाओ, तो सारे बजट का डाटा लेकर कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट बना दो और कॉस्ट शीट वाले फॉर्मेट से आपका प्रॉफिट और निकल जाएगा। बस दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा जो कि सेल में से फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करने पाएगा, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग के खर्चे, ऑफिस के खर्चे माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। इसी बेस पर एक क्वेश्चन था वो करा देता हूं मैं आपको, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको बेटर। चलिए सर, तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं मास्टर बजट का, क्लास में भी कराया था, फिर से देख एक बार देख लेते हैं।
सर क्वेश्चन नंबर 6 पहले इसको पढ़ते हैं, बहुत सिंपल होता है मास्टर बजट, ठीक है ना। फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मास्टर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर द फ्लोइंग फ्रॉम है। नीचे दिए गए डाटा आपको दे रखा है और आपको नेक्स्ट ईयर का मास्टर बजट बनाना है। एस्टिमेटेड डाटा होता है। टफन पहले तो सेल डाटा दे रखा है आपको। सेल डाटा में क्या क्या दे रखा है, कहता है हम एक टफन गिलास बेचते हैं, टफन गिलास बेचते हैं 6 लाख रुपए का बिक जाता है वो। और एक बेंट गिलास बेचते हैं, दो टाइप की गिलासेस है यहाँ पर, गिलास बनाने वाली कंपनी होगी तो ये गिलासेस बेचते हैं। तो टफन गिलास 6 लाख रुपए का बेच रहे हैं, बेंट गिलास 2 लाख रुपए का बेच रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है सेल का 60%, तो जितनी भी सेल होगी 8 लाख की, उसका 60% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट वेजेस है हमारे पास, टोटल 20 वर्कर है, एक वर्कर को 150 रुपये एक महीने का देते हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 रुपये को। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल मिल गया, डायरेक्ट वेजेस मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में हमारे पे वर्क मैनेजर है 500 रुपये पर मंथ को दे रहे हैं, फोरमैन है 400 रुपये पर मंथ दे रखे हैं, स्टोर एंड स्पेयर्स है 2.5 रुपये ऑन सेल परसेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लगा दिया, लाइट एंड पावर एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये जितने भी है ये इन फैक्ट्री ओवरहेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेल में से जब मैं वर्क कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और उसमें से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी सर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यही मुझे निकालना है। तो आइए सर ये एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेल। सबसे पहले सेल लिखेंगे, ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेल लिख दी, सेल। ठीक है, सेल का टफन गिलास 6 लाख की सेल लिख दी, बेंट गिलास इतना, टोटल सेल आपके पास आ गई 8 लाख रुपए की। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट करा आपका वर्क कॉस्ट निकालना, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना। सबसे पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल, जो कि सेल का 60% था, तो सेल अगर आपके पास 8% है, 8 6 48, तो 4,80,000 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल हो गया। वर्कर जो है हमारे को दे रखा थे 20 वर्कर, 20 वर्कर दे रखे थे, एक वर्कर को 150 रुपये एक महीने का दे रहे हैं, तो 20 वर्कर को कितना देंगे, तो 20 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 150, एक महीने का आ गया 3,000 रुपये, 12 महीने का आ गया 36,000 रुपये, तो 36,000 रुपये हमने दे दिया। तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को जोड़ा, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद अब यहाँ पर जोड़े जाएंगे फैक्ट्री के खर्चे, जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड है वो सारे जोड़ दो। कौन कौन से हैं, जैसे कि वर्क मैनेजर को 500 रुपये महीना दे रहे हैं, 12 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये। फोरमैन को 400 रुपये महीना दे रहे हैं, 12 रुपये के हिसाब से 4,800 रुपये। जो स्टोर एंड स्पेयर है वो सेल का 2.5% था, तो सेल है आपके पास 8 लाख रुपये, 8 लाख का 2.5% आ जाएगा 20,000 रुपये। ये हो गया सर। इसके बाद आपको दे दिया सर डेप्रीशिएशन, क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रीशिएशन का अमाउंट डायरेक्टली लिख दो। लाइट एंड पावर गिवन है 3,000 रुपये, एंड रिपेयर मेंटेनेंस आपको दे रखा है 8,000 रुपये। इसके बाद और देखो नीचे रुको, एक और डाटा दे रखा है, ये सारे ओवरहेड खर्चे, ये कोई ये रहा, ये सारे ओवरहेड खर्चे देख रहे हो आप, ये सारे ओवरहेड खर्चे मैंने डाल दिए। इसके बाद एक डाटा नीचे भी दे रखा है, अदर सेंट्रीज, कहता है 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेंट्री एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट वेजेस का 10% है। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इकट्ठा दे दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ दे दिया 36,000 रुपये पूरे साल का। तो सेंट्री एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है जी, सेंट्री एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस का 10% है, तो डायरेक्ट वेजेस मेरे को दे रखी है भैया 36,000 रुपये। ये रहा सर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है सर, ले रहा डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है 36,000, इसका 10% निकालूंगा तो सेंट्री एक्सपेंस आ जाएगा 3,600 रुपये। ये आ गया वर्क कॉस्ट। अब सेल में से वर्क कॉस्ट माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा दे रखा है, 36,000 माइनस करा, प्रॉफिट आ गया। बताओ सर कितना सिंपल है, समझ में आया नहीं आया, देखो क्लियर है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता मास्टर बजट, बहुत सिंपल है सर, कोई मुश्किल नहीं है ये तो मज़ा आता है, पेपर में आ जाए तो और अच्छी बात है। याद करो बस इतना कि मैं सेल में से वर्क कॉस्ट माइनस करूंगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो कॉस्ट शीट से भी अच्छा है, कॉस्ट शीट पे भी बहुत कुछ होता था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये सारी एंट्री करनी पड़ती, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। फिर लास्ट में सेल में से माइनस करके प्रॉफिट आता था। ये तो सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। यही है। आइए इसके बाद हम सीखते हैं बजट रेशियो, जो कि क्वेश्चन में पूछ लेता है आपके लिए। बजट रेशियो के बारे में देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट और पढ़ेंगे कैश बजट, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैश बजट हमारा कंसेप्ट है, लास्ट क्लास वो करेंगे एंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए। तो ये बजट रेशियो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कैश बजट। सर पढ़ना जरा,
रेशियो क्या होता है? रेशियो एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन टू और मोर रिलेटेड फिगर। दो या दो से ज्यादा फिगर के बीच में हम जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो रेशियो कहते हैं। सिंपल है, रेशियो चैप्टर आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, है ना। बजट रेशियो प्रोवाइड, अब बजट रेशियो की बात हो रही है, ये क्या देता है? बजट रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस लेवल, कि भैया बजट रेशियो में ये बताता है कि क्या परफॉर्मेंस लेवल है, उसके बारे में आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस, कि जो मैंने बजट सेट करा था और जो मेरा एक्चुअल सेट हुआ उसमें क्या कमी रह गई, क्या डेविएशन रह गया, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बजट रेशियो में बताता है। भाई बजट मैंने सेट करता हूँ हमेशा, भी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले मैं बजट सेट करता हूँ, तो जो मैंने बजट सेट करा और जो एक्चुअल आया, तो उनके बीच में क्या डेविएशन आए, कमियां क्या रह गई, क्या चेंज हो। भाई मैंने बजट मारा था 5 लाख का, अब तुम तो बजट से ज़्यादा ही चले गए, है ना। जैसे हम कभी घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए घर वाले क्या करते हैं, बजट सेट करते हैं कि यार हमने 10 लाख तक का ही घर बना पाएंगे, इतना ही हमारा बजट है। ठीक है सर, तो अब हमने क्या करा, 10 लाख तक घर बनाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 12-12 लाख के घर, तो बजट से इंक्रीज कर रहे हो ना, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड परफॉर्मेंस से क्यों, क्या कमी है उसमें, डेविएशन क्या है, उनके परफॉर्मेंस लेवल को बताता है बजट रेशियो। इफ द रेशियो, अगर बजट रेशियो 100% या उससे ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है इट मीन द परफॉर्मेंस कंसिडर एज अ फेवरेबल, तो वो फेवरेबल है। अगर आपका बजट रेशियो 100% या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम फेवरेबल कंडीशन मानेंगे। और 100% या उससे कम हो जाता है, 100% नहीं, लेस देन 100% होगा, तो उसको अनफेवरेबल। तो अगर आपकी बजट का रेशियो 100% है या उससे ज्यादा है तो फेवरेबल है, 100% से कम है तो अनफेवरेबल सिचुएशन मानी जाएगी। अब हमारे पे कितने टाइप के बजटेड रेशियो है, ये रहा सर हमारे पे बजट रेशियो। पहला है हमारे पास इफिशिएंसी रेशियो, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। दूसरा है एक्टिविटी रेशियो, तीसरा है कैलेंडर रेशियो, चौथा है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, पांचवा है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इफिशिएंसी रेशियो की। ये देखो, लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हेल्प से हम इसको डिस्कस करते हैं और एक एक करके समझते हैं। कहता है इफिशिएंसी रेशियो निकालने के लिए, आपको मैंने कई बार इफिशिएंसी पढ़ाया, मैंने स्टैंडर्ड में भी आपको इफिशिएंसी रेशियो पढ़ाया है, लेबर चैप्टर में भी। सीधी कहानी है, स्टैंडर्ड आर अपॉन में एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय 100। किसी काम को करने में कितने घंटे लगने चाहिए थे और आपने कितने घंटे लगाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर एक बार 7 देख लेते हैं। वो कई क्वेश्चन है, एक बार 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, छठे के बाद 7वां क्वेश्चन आ गया। फ्लोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर DKG एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है 8 घंटे पर डे का एंड 5 डे पर वीक हम काम करते हैं। एक दिन में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं और 5 दिन काम करते हैं पूरे हफ्ते में। 8 पंजे 40, 40 काम, 40 घंटे हम काम कर रहे हैं पूरे हफ्ते में। 50 इंप्लॉय है, एक्चुअल वर्किंग आवर जो है वो 40 इंप्लॉय का है। 50 हमने डिसाइड करा था 50 इंप्लॉय रखेंगे, पर 40 ही रखा। ठीक है, एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू वर्कड पर 4 वीक मतलब हम 4 हफ्ते काम कर रहे हैं और 1600-6400 घंटे का हमने काम करा, 6400 आवर एक्चुअल में। स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न 4 वीक इज 8000 आवर। स्टैंडर्ड आपके पास दे रखा 8000 घंटे। एक्चुअल आर वर्कड, एक्चुअली में हम काम करेंगे, एक्सपेक्टेड टू काम लिखा है ना, एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू वर्क, एक्सपेक्ट कर रहे 6400 घंटे काम करेंगे पर करा 6000 घंटे ही। और स्टैंडर्ड आर आपको दे रखा है एक्सपेक्ट, स्टैंडर्ड आर देखो, स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू अर्न, मतलब स्टैंडर्ड आर इतने घंटे सोच रहे हैं करने की, पर एक्चुअली में स्टैंडर्ड आर बना 7000 घंटे। द रिलेटेड पीरियड इज 4 वीक। इन दिस पीरियड वन स्पेशल डे हॉलीडे, एक दिन हॉलीडे आता है ड्यू टू नेशनल इवेंट। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो इफिशिएंसी रेशियो। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपके पास स्टैंडर्ड आर है 7000 घंटे का और एक्चुअल आर है 6000 घंटे। जो एक्सपेक्टेड है वो चीज़ अलग है, हम सोच रहे हैं पर एक्चुअली में हुआ ही, तो हमें तो एक्चुअल देखना है कि हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड से इतना सेट करा 7000 घंटे। जो काम 7000 घंटे में होना चाहिए था वो काम आपने 6000 घंटे में कर दिया। बताओ अच्छी बात है बेकार है? अच्छी बात है, इसका बोलता है रेशियो अच्छी है, 100% ज़्यादा है, फेवरेबल सिचुएशन है। देखो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है सर, मैं हर बार क्लास में एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में 7000 घंटे लगने चाहिए थे और वो एक्चुअल आउटपुट को हमने 6000 घंटे में बना दिया। हमें पता चला कि इफिशियंसी हमारी 100% ज़्यादा है, ऑब्वियस है। जो काम 7000 घंटे में होना चाहिए था वो हम 6000 घंटे में करके देंगे, तो बताइए भाई अच्छी बात है यार ये तो,
है ना। तो ये है आपके पास इफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कहता है कि जो आपने बजट डिसाइड करा था कि यार इतना घंटे का, बजट और स्टैंडर्ड में फर्क समझ में आना चाहिए था आपको पहले। बजट का मतलब होता है मैक्सिमम आप कितने आर अलॉट कर रहे हो, स्टैंडर्ड का मतलब है कितना लगना चाहिए। लेट्स सपोज एक घर बनाने में हमारे पास बजट है 10 लाख रुपए का, पर लगना चाहिए 9,50,000 रुपए, और लगा इतना। समझ में आया दोनों फर्क। हमारे पास 10 लाख रुपए है इस घर को बनाने में, हमारा बजट 10 लाख का है। 10 लाख रुपए हमारा बजट है, हम मैक्सिमम इससे ज्यादा जा नहीं सकते। हमारे बजट को बनाने में 10 लाख रुपए हमारा बजट है, इसका मतलब अब लगना कितना चाहिए, हमने डिसाइड करा कि लगेगा तो 9.5 लाख ही लगेगा, तो कम ही 9.5 लाख ही लगेगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यार 10 लाख का बजट है, लगेगा तो ज्यादा भाई 12 लाख भी लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट स्टैंडर्ड हमेशा बजट से कम हो। हमारे पास जो पैसे है वो हमारे लिए बजट है, हम इतना खर्च कर सकते हैं। इस घर को बनाने में लगेगा कितना वो आपके पास स्टैंडर्ड है, लगेगा कितना, एक्चुअल में कितना लगा वो आपका एक्चुअल है। ठीक है सर। तो स्टैंडर्ड को जब हम एक्चुअल से बजट से कंपेयर करते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड लगना कितना चाहिए था और हमारे पास कितना बजटेड आ रहा है। सर हमारे पास तो 6400 ही आर है, ये क्वेश्चन में गिवन है 6400 आर का ही बजट है, ये देखो। ये है सर, एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क 4 वीक। इसको हमने क्या माना है, बजट डाटा माना है 6400 आर। ये हमको बजट डाटा है कि भाई एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, हमें लगता है कि इतने घंटे काम हो सकता है, इतने घंटे ही हम काम हो सकता है, तो इतने घंटे का ही हमने बजट अलाउ करा। तो इसलिए इसको बजट ट्रीट कर लिया इन्होंने, क्योंकि एक्चुअली में बजट अलग से दे ही नहीं रखा। ठीक है। तो इन्होंने इसको मटेरियल में इसको बजट मान लिया। तो भाई 6400 का बजट हमने अलाउ करा था और आपने वो काम 7000 घंटे लगा दिए। हमें लग रहा है कि भैया 6400 में हो जाएगा, पर आप वो 7000 घंटे लगा दें। इसका तो बढ़ो, किसी काम को करने के लिए 7000 घंटे स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। किसी काम को करने के लिए 7000 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, वो 7000 घंटे में होगा। और हमने उस काम के लिए बजट आर कम रखे हैं 6400 आर, जिससे हमारी परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है कि भाई अगर किसी काम को 7000 घंटे लगने चाहिए तो, और मैं कह रहा हूँ भैया नहीं 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 7000 घंटे लगने चाहिए, नहीं 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 इसको 6400 घंटे में करके दिखाओ, हमारा उतना बजट है ही नहीं। हमारा तो, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब कह रहे हो नहीं 12 लाख रुपए लगेगा, नहीं भाई मेरे है ही नहीं, 10 लाख में ही करके दिखाओ, आप कॉम्प्रोमाइज करो, क्या करो वो 10 लाख में करके दो। तो जो काम 7000 घंटे में होना चाहिए था वो काम आपने 6400 घंटे में ही करोगे। इससे क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दैट इज 100% से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, जब स्टैंडर्ड को हम बजट से कंपेयर करते हैं। कैलेंडर रेशियो क्या कहता है, कैलेंडर रेशियो कहता है, देखिए कैलेंडर, एक्टिविटी, ये सब चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड को हम, मैंने इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ाया था आपको। स्टैंडर्ड को जब हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, फिर स्टैंडर्ड को जब हम बजट से कंपेयर करते हैं, फिर एक्चुअल को जब हम बजट से कंपेयर करते हैं। जब स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड को बजट से कंपेयर करेंगे तो एक्टिविटी रेशियो, और एक्चुअल को बजट से कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आप क्या कहते हैं, कैलेंडर रेशियो। अब ये देखो कितने घंटे का काम था, 20 दिन का काम था, और आपने उसको कितने घंटे में काम करा। देखो जिस काम को करने के लिए हमें 20 दिन चाहिए, बट उसके लिए हमें एक्चुअली में 19 दिन ही अवेलेबल हुए, तो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस कम आई। भाई जिस काम को करने में 20 दिन चाहिए थे, आपने उसको 19 दिन ही दिए। 19 ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको कि 20 दिन दिए थे 19 दिन में आपने काम करा, ऐसे में तो आप ये कहोगे कि यार ये तो परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उल्टा समझ लोगे आप, गलत समझ लोगे। जिस काम को करने के लिए 20 दिन चाहिए था, आपने उसको 19 दिन में कर दिया, तो आपका माइंड सेटअप अलग है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा आएगी। पर ऐसा नहीं है, ये क्या कह रहा है
जिस काम को करने के लिए 20 दिन चाहिए थे, उस काम को करने के लिए हमें 19 दिन ही अवेलेबल रहे। हमें 20 दिन मिले ही नहीं, हमें उस दिन मिली, उस 19 दिन ही मिले। भाई जो काम 20 दिन में होना चाहिए था उसके लिए हमें कितना टाइम दे रहे हैं, वो 19 दिन ही दे रहे हैं। तो भैया इससे अपनी परफॉर्मेंस कम रहेगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अवेलेबल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग आवर, 20 दिन डिवाइड बाय 19 दिन डिवाइड बाय 20 दिन। पाँच दिन एक वीक में काम करते हैं और 4 वीक की बात हो रही है, तो 5 इंटू 4 20 दिन। पर एक्चुअल में हमने 4 वीक काम किया और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम, एक स्पेशल डे है हॉलीडे जिसकी वजह से छुट्टी हुई, तो एक्चुअली में काम कितना हुआ, 19 दिन। करना तो देखो एक दिन में 5 दिन काम, एक हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं। जब एक हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं और पूरे महीने में 4 हफ्ते हैं तो 20 दिन काम होना चाहिए, पर एक हॉलीडे आने की वजह से हमें कितना मिला, 19 दिन ही मिले। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल वर्किंग आवर मिलना चाहिए था 20, पर मिला मुझे कितना, 19। तो 19 मेरा अवेलेबल वर्किंग आवर है, अवेलेबल वर्किंग आवर, और 20 मेरा बजट वर्किंग आवर है। भाई काम 20 दिन का था, 20 दिन में होना चाहिए था, पर एक छुट्टी के आने की वजह से मुझे 19 दिन ही मिले, तो परफॉर्मेंस कम होगी। बोलते हैं कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर की जब भी बात आती है, चाहे आप स्टैंडर्ड में पढ़ो, हमेशा दिन होगी, दिन। कैलेंडर वर्ड यूज ही दिन के लिए होता है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ये क्या कहता है, ये रेशियो हमें बताएगा कि हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी इन अ बजट पीरियड में कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं बजट बनाने में। ठीक है, जैसे कि बजट आवर 6400 का है और मैक्सिमम पॉसिबल आर इन बजटेड पीरियड 8000 घंटे का। मैक्सिमम पॉसिबल आर हमारे पास 8000 घंटे है और उस 8000 घंटे में हम बजट कितना दे रहे हैं, सिर्फ 64। तो ये रेशियो हमें बताएगा कि हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ना बजट पीरियड, एक बजट पीरियड की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8000 घंटे की। कैसी है, 8000 घंटे की। कैसे निकाला, देखो 5 दिन आप काम करते हो, ठीक है, 5 दिन आप काम करते हो, एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो इसका मतलब पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हो। ठीक है, और टोटल आपके पास कितने वर्कर है बजट पीरियड के अनुसार, 50 वर्कर। तो 40 घंटे काम कर रहा है एक वर्कर, 50 घंटे का आ गया 2000। तो पूरे हफ्ते में 2000 घंटे काम कर रहे हैं 50 वर्कर। ठीक है, 2000, और हमारे पास कितने हैं, 4 हफ्तों का, तो कितना आ जाएगा, 8000 पे। तो टोटल हमारे पास 8000 घंटे का बजट था, पर उस 8000 घंटे में आपने टाइम कितना दिया उसको, बजट आर 6400। तो आप अपने बजट से कितना काम यूटिलाइज करवा रहे हो, 8000 घंटे का आपके पास बजटेड आर है, और टोटल उस बजटेड पीरियड में हम पूरे पूरे महीने में 8000 घंटे काम करवा सकते थे, पर आपने 6400 ही करवाए, तो आपने अपने बजटेड आर का कम यूटिलाइजेशन करा, तो परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कहता है कि आप अपने मैक्सिमम बजटेड आर का कितना यूटिलाइज कर रहे हो बजट बनाने में। मेरे पास 20 लाख रुपए है पर मैं घर बनाने में सिर्फ 12 लाख ही खर्च करूंगा, तो आपने अपने बजट का कम यूटिलाइज करा ना उस घर को बनाने में। ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा है। फिर आता है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो क्या कहता है, ये रेशियो हमें बताएगा कि हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो बजट पीरियड में है उसमें कितना कैपेसिटी एक्चुअल में यूज करा, बजट बनाने में कितना यूज करा वो ऊपर है। सर यहाँ पर और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी को बजट आवर से, कि आपके पास 8000 घंटे की कैपेसिटी थी पर आप उसमें 6400 घंटे ही अलॉट कर रहे हो बजट, और यहाँ पर 8000 घंटे की कैपेसिटी थी पर काम आपने कितना करा, सिर्फ 6000 घंटे ही एक्चुअल में। तो जब हम मैक्सिमम कैपेसिटी को बजट एक्चुअल आवर से कंपेयर करेंगे तो हमें वो बताएगा कि आपने मैक्सिमम कैपेसिटी से कितने घंटे ही यूटिलाइज करे। 8000 घंटे अलॉट कर सकते थे एज अ बजट, मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास 8000 घंटे की, पर आपने 6000 में ही काम 6400 अलॉट करे और उसमें काम 6000। तो भैया 6000 घंटे ही तो काम हुआ, 8000 दे सकते थे, 6000 तो 2000 अनयूटिलाइज हो गया ना, इसलिए इफिशियंसी गिर गई। जब मैं बजटेड आर को एक्चुअल आर से कंपेयर करता हूं तो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजट कैपेसिटी, ये रेशियो हमें बताएगा कि हम अपने बजट आर को कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। अब बजट आर को जो अलॉट हुआ था 6400, उसमें से हम एक्चुअल में कितना यूज कर रहे हैं, तो 6400 दिया था, 6000 ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब 400 अनयूटिलाइज है, इसलिए भी इफिशियंसी घट गई। 6000 डिवाइड बाई 6400 मल्टीप्लाई 100, ये थी सर बजटेड रेशियो
रेशियो कई बार 1-2 बार पूछा भी गया है पेपर के अंदर, बट हाँ, एज़ सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आप ये, मुझे लगता नहीं है अगर जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ेगा तभी वो याद करेगा, फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाओगे। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं हुए तो नहीं कर पाओगे। कोई ये फ़ायदा नहीं है ये वाला इसका रिवीजन करने का। हाँ, रिवीजन करके आपको ये समझ में आ गया कि ये बजट कहते क्या थे, बट बिना फॉर्मूलों के आप इसको याद कर ही, मतलब अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते पेपर में। फॉर्मूला मस्ट है, चाहे आप कितना ही समझ लो कि कौन सा बजट क्या कह रहा है, पर फॉर्मूला एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला याद करोगे तभी आगे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया है। एंड देन लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैश बजट बनाऊंगा और बजट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, ये जो आपकी बजटेड रेशियो है ना, ये जो बजटेड रेशियो है, ये पहले आती थी, मैं आपके इसमें नहीं बताऊंगा, बस देखो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है, बट हाँ एज सच हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरा काम था आपको बताना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे मान लो नहीं हो पा रहा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसको लीव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये 1-2 बार पेपर में, एक बार बहुत पहले आया हुआ था पेपर के अंदर बजट रेशियो के बारे में। तो अगर आपको लगे कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको मत करो। ये ना क्वेश्चन के बीच में भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन करा और कह रहा है एक्टिविटी रेशियो निकालो या एफिशिएंसी रेशियो निकालो, तो मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये 3 ही है। अगर आएगा तो क्वेश्चन के बीच में ये 3 आएगा, ये तो आते ही नहीं है, ये तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर फिर भी रेशियो पढ़नी है तो आप ये 3 पढ़ लेना, ये वाला 3, ये 3 पढ़ लेना, क्वेश्चन के बीच में आ जाता है। ठीक है, बट मैंने को सारी जितनी भी रेशियो थी मैंने बतानी थी, मैंने बता दी। फिर भी ये 3 पढ़ लेना आप, और उसके बाद और कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कैश बजट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।